वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गेस्टार्ट थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग और लर्निंग बाय इंसाइट और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी के काफ़ी नाम हैं स्टूडेंट्स, मेनली ये इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी के नाम से जाना जाते हैं। जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है, इंसाइटफुल थ्योरी। इंसाइटफुल मतलब हमारी सूझबूझ क्या होती है, इनसाइट हम अपनी समझ से कैसे कार्य कर सकते हैं, उस बात को कोहलर ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करके इस थ्योरी में बताया है। कोई भी सिचुएशन जब हमारे सामने आती है उसमें हम किस तरह से अपनी इंसाइटफुल, अपने कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, रीजनिंग प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हैं, मतलब ये जितनी भी हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, हम उनका कैसे यूज़ करते हैं, ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी में बताया है। ये हमारी जो है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी इसीलिए कही गई है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने कॉग्निशन का कैसे यूज़ करते हैं, अपने इंसाइटफुल का, अपने सूझबूझ का कैसे यूज़ करते हैं, वही इसमें बताया गया है। इस थ्योरी में कोहलर ने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट करके इसी बात को डिटेल में समझाया है, बताया है। तो आइए अब इस थ्योरी को डिटेल में पढ़ते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। Behavioristic like Skinner and Watson believed operant and classical conditioning without reference to mental processes. But presently stress is on the role of cognitive processes as thinking, knowing, problem solving, remembering, forming mental representation, etc. देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे बिहेवियरिस्टिक्स थे, स्किनर, वाटसन जैसे, पेवलव, ये सब जो थे, तो इन्होंने ऑपरेंट और क्लासिकल कंडीशनिंग का जो सिद्धांत दिया, उसके बारे में बताया। उसमें उन्होंने मेंटल प्रोसेस को, मानसिक प्रक्रिया के संदर्भ में कोई बात नहीं की। वो कहते हैं कि मानसिक प्रक्रिया के बिना कंडीशनिंग हम कर सकते हैं, हैबिट फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। परंतु आजकल जो स्ट्रेस है, मेनली जो झुकाव है, वो रोल है हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस का। कॉग्निटिव प्रोसेसेस मतलब जो हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, जैसे थिंकिंग है, नोइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कुछ भी हमने सोचना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ याद रखना है, मेंटली रिप्रेजेंटेशन वगैरह देनी है, तो ये सब कुछ हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस है। और आजकल के टाइम में इसी पे ही जोर दिया जाता है, इसी ही बच्चों में डेवलप हमने करना होता है। तो कोहलर ने अपनी थ्योरी में इसी पे बात पे, कॉग्निटिव प्रोसेस पे जोर देते हुए हमारा किस तरह से संज्ञानात्मक विकास होता है, इंटेलेक्चुअली हम कैसे सीखते हैं, उसके बारे में इस थ्योरी में बताया है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वोल्फगैंग कोहलर, who studied anthropoid apes, convinced they behave intelligently and capable of problem solving. ये जो थ्योरी है हमारी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी जो है, ये कोहलर द्वारा बनाई हुई है, दी हुई है, जिन्होंने एंथ्रोपॉइड एप्स पर अपनी स्टडी की है। एंथ्रोपॉइड एप्स होते हैं स्टूडेंट्स जो मानव की तरह दिखने वाले होते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह। तो उनके ऊपर इन्होंने स्टडी करी थी, एंथ्रोपॉइड एप्स पे कोहलर ने, और वो ये मानते हैं, वो इस बात से सेटिस्फाइड भी हैं और कन्विंस कर सकते हैं कि वो जो एप्स हैं वो इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं, मतलब बुद्धिमान पूर्वक व्यवहार करते हैं और किसी भी समस्या को हल करने में वो सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। मतलब अपने मानसिक के जो उनकी प्रक्रिया है, जो इंटेलिजेंस है, उसके आधार पर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। Dissatisfied with the approach of behavioristic, the cognitive psychologist tried to see learning as more deliberate and conscious effort of the individual rather than a product of mere habit formation or a stimulus response machine like mechanism.
जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे वो बिहेवियरिस्टिक की अप्रोच से सेटिस्फाइड नहीं थे। मतलब वो बिहेवियरिस्टिक्स की जो अप्रोच थी कि हम हैबिट फॉर्मेशन सिर्फ स्टिमुलस रेस्पॉन्स से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करवा के कर सकते हैं, इस बात को संज्ञानात्मक जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने नहीं माना। जबकि वो ये कहते हैं कि जो हमारा सीखना है, जो हमारी लर्निंग है, वो हमारी समझ का प्रत्युत्तर है। हम किस तरह से अपने मेंटल प्रोसेसेस से, अपने जो हमारी इंटेलिजेंस है उसका जो हमारा सचेत प्रयास है उससे हम किसी भी कार्य को इजीली कर सकते हैं, ना कि बिहेवियरिस्टिक्स ने जो कहा उसकी तरह हम एक कर सकते हैं। मतलब सीखना हमारा सचेत प्रयास है, कॉन्शियस एफर्ट है किसी भी समस्या के प्रति। According to them, in a learning process, the learner merely does not receive or make responses to a stimuli, but definitely processes that is intact with and does something about what he receives, and his response is determined by that processing. कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि एक लर्निंग प्रोसेस में लर्निंग सिर्फ इस चीज़ से नहीं होती कि हमने कुछ रिसीव कर लिया और उसको रेस्पॉन्स दे दिया, मतलब हमें कोई स्टिमुलस मिला और हमने उसके प्रति रेस्पॉन्स कर दिया और हम सीख गए। जबकि ये एक हमारा डेफिनेटली प्रोसेस है जो जिसमें कि इंटैक्ट होता है, हमें किसी प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है, उसे हम रिसीव करते हैं और फिर हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं बुद्धिमत्ता पूर्वक। जो हमारा इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंग हम उस समस्या को सॉल्व करते हैं, चाहे हमें उसके लिए कई प्रयास करने पड़े। मतलब इसमें क्या है कि हमारा जो अंतर सूझबूझ है उसके अकॉर्डिंग हम इसका रिप्लाई करते हैं। Thinking along these lines, a group of German psychologists called Gestalt and particularly Wolfgang Kohler originated a theory named in psycho-learning. इन्हीं लाइन के आधार पर, मतलब इंटेलेक्चुअल को बेस बनाते हुए एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप ने, जिन्हें कि गेस्टाल्ट के नाम से जाना जाता है, और पर्टिकुलरली वोल्फगैंग कोहलर ने साइको में इस के नाम से एक थ्योरी दी, लर्निंग के थ्योरी से, जिसे हम जानते हैं। Gestalt is a German noun which means configuration or as a whole. Gestalt psychologists consider the process of learning to be a gestalt and organized whole. Gestalt जो है एक जर्मन नाउन की हम उसे संज्ञा देते हैं जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है कंबाइन रूप में, समग्र रूप में विन्यास करना जिसे कहते हैं, इकट्ठे मिला के एज ए होल देखना। और जर्मन साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने जो ये हमारा प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, सीखने की प्रक्रिया है, इसको एक संगठित रूप माना है। मतलब कि जो सीखने की प्रक्रिया है हमारा एक संगठन है, संगठित रूप है। In fact, the focus of Gestalt theory has been the ideas of grouping, that is characteristics of stimuli cause us to structure or interpret a visual field or problem in a certain way. क्लियरली अगर हम बात करें, हम ये कहें कि जो ये गेस्टाल्ट का सिद्धांत है इसमें ग्रुपिंग की बात रही है, मतलब सामूहिकरण का विचार रहा है, जो इसकी मेन विशेषता है, जो हमें एक निश्चित तरीके से हमें ये बताती है कि समस्या की संरचना कैसे है या हम व्याख्या उसकी कैसे करेंगे। मतलब जब हमने एक प्रॉब्लम को इंटरप्रेट करना है, बताना है, तो वो हम एक ग्रुप के अकॉर्डिंग ग्रुप में करेंगे। मेनली जो हमारा कारण है, जो इसमें प्रयोग है, जो विशेषता है उत्तेजना की, वो यही बताती है कि एज ए होल हमें देखना है और उसे समझना है। द प्राइमरी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन ग्रुपिंग आर, जो हमारे ग्रुपिंग को व्यवस्थित रूप में बताते हैं उसके जो प्राथमिक कारक हैं वो कौन कौन से हैं। मतलब गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किस तरह की ग्रुपिंग की है आइटम्स की, जो हमारे सामने आते हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम किस तरह से ग्रुपिंग
कर सकते हैं। उसके जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1 इज प्रॉक्सिमिटी। एलिमेंट्स टेंड टू बी ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर नियरनेस। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स निकटता। तो जो ऐसे तत्व जिनकी निकटता हो, जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते से हैं, उनको हम एक समूह में इकट्ठा रख सकते हैं, उनकी एक ग्रुपिंग करते हैं। Second one is similarity. Items similar in some respects tend to be grouped together. किसी भी रेस्पेक्ट में, किसी भी मामले में जिन आइटम्स में समानता है उनका हम एक ग्रुप बनाते हैं। थर्ड वन इज क्लोजर्स. Items are grouped together if they tend to complete some entity. क्लोजर मतलब होता है कि हम ऐसे आइटम्स को एक ग्रुप में रख सकते हैं जो किसी ना किसी तरह से किसी इकाई को पूरा करते हैं। मतलब एक यूनिट बनाए आपस में, उनमें कुछ ऐसी सिमिट्री हो कि वो अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट हैं, तो उनको हम ग्रुपिंग करते हैं। Fourth one is simplicity. Items tend to be organized into simple figures according to symmetry, regularity and smoothness. सिंप्लिसिटी मतलब बिल्कुल जो सिंपल तरीके में अगर हम देखें, ऐसे आइटम्स को हम एक ग्रुप में रख सकते हैं जो कि सिंपल फिगर्स के अकॉर्डिंग सेम हैं, मतलब जिनमें सिमिट्री दिख रही है, रेगुलरिटी है, स्मूथनेस है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी हम आइटम्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। These factors are also called the laws of organization, have been explained in the context of perception and प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। ये जो हमारे प्राइमरी फैक्टर्स हैं, इनको हम संगठन के नियमों के नाम से भी जानते हैं, जिनको कि परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के संदर्भ में गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि ये जो नियम हैं हमारे, ये इन्हें हम परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देखते हैं, यूज़ करते हैं। In practical terms, Gestalt psychology primarily concerned with the nature of perception. प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर हम देखें तो गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मेनली वो परसेप्शन के ऊपर बात करते हैं। वो इसी चीज़ को आधार बनाते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताते हैं, सीखने को बताते हैं कि किस तरह से हम कुछ सीखते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म इंसाइट टू डिस्क्राइब द परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन बाय द लर्नर एंड हिज इंटेलिजेंस इन रेस्पॉन्डिंग टू द प्रॉपर रिलेशनशिप। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंसाइट टर्म को, जो एक इंसाइट होता है हमारा अपना जो अंतर्य सूझबूझ है, वो टर्म यूज़ करी है पूरी सिचुएशन की परसेप्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब हम किस तरह से एक सिचुएशन को देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण उसका करते हैं। मतलब जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो पूरी सिचुएशन को एज ए होल देखेगा, परसेप्शन करेगा उसकी, और फिर उसकी जो इंटेलिजेंस है, जो उसकी सूझबूझ है, वो उसका प्रयोग करेगा प्रॉपर रिलेशनशिप देखने में, रेस्पोंड करने में कि जो उसके सामने समस्या आई है वो उसको कैसे सॉल्व करे। तो वो ये अपनी इंटेलिजेंस के आधार पर डिसाइड करेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। Kohler conducted various experiments to demonstrate the learning by insight. कोहलर ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे कि ये जो लर्निंग बाय हमारी इंसाइट है, इसको क्लियरली समझाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, दिखाने के लिए कि किस तरह से हम अपनी सूझबूझ के आधार पर सीखते हैं। Some of Kohler's experiments are as follows. कुछ अब हम कोहलर के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। In one experiment, Kohler put the chimpanzee named Sultan inside a cage and a banana was hung from the roof of the cage. अपने एक एक्सपेरिमेंट में कोहलर ने, जो कि एक चिंपैंजी पे किया था, उन्होंने चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उसको एक पिंजरे के अंदर रखा और उस पिंजरे की छत के साथ उन्होंने एक बनाना लटका दिया। ए बॉक्स वॉज प्लेस्ड इनसाइड द केज
उस केज के अंदर, पिंजरे के अंदर एक बॉक्स भी रखा गया। द चिंपैंजी ट्राइड टू रीच द बनाना बाय जंपिंग बट कुड नॉट सक्सीड। चिंपैंजी ने काफ़ी कोशिश करी उस बनाना तक पहुंचने की, जंप करके, कूद कर, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया, वो बनाना तक नहीं पहुंच पाया। सडनली ही गोट एन आइडिया एंड यूज द बॉक्स एज जंपिंग प्लेटफॉर्म बाय प्लेसिंग इट जस्ट बिलो द हैंगिंग बनाना। अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आया और उसने उस बॉक्स को अपने जंपिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया, उसको बिल्कुल बनाना के नीचे रखते हुए, मतलब बनाना के बिल्कुल नीचे रूफ पर उन्होंने उस बॉक्स को रख दिया और वो जो चिंपैंजी, जो सुल्तान था, वो उसको जंपिंग प्लेटफॉर्म, उस बॉक्स के ऊपर कूद कर वो उस बनाना तक पहुंच गया। तो इससे ये पता लगा कि उसने अपनी सूझबूझ का यूज़ करते हुए जो बनाना उसे चाहिए था वो उसने ले लिया। मतलब उसके सामने ये समस्या थी कि वो उस बनाना तक कैसे पहुंचे। अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए उसने बॉक्स का यूज़ करके उस बनाना को प्राप्त कर लिया, उस तक पहुंच गया। In more complicated experiment, a banana was placed outside the cage. इससे थोड़ा और ज़्यादा एक और कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक बनाना को उस केज से बाहर रख दिया गया और इतनी दूर रखा गया कि वो सीधे हाथ से वो चिंपैंजी नहीं उठा सकता था उस बनाना को। 2 sticks, one longer than the other was placed inside the cage. उस केज के अंदर, पिंजरे के अंदर 2 स्टिक्स रखी गई जो कि एक छोटी और एक बड़ी थी। One was hollow at one end so that the other stick could be inserted into it to form a longer stick. एक स्टिक एक तरफ से उसमें छेद था, खाली थी, ताकि दूसरी स्टिक उसके अंदर इंसर्ट हो जाए, फिट हो जाए, इस तरह के से कि दोनों को मिलाकर एक ज़्यादा बड़ी लंबी स्टिक बन जाए। The banana was so kept that it could not be picked up by any one of the sticks. बनाना को इतनी दूर पे रखा गया कि वो सिर्फ हाथ से या किसी भी एक स्टिक से नहीं उठाया जा सकता था। The chimpanzee first tried to reach out to the banana with these sticks one after the other but failed. चिंपैंजी ने काफ़ी कोशिश करी उस बनाना तक पहुंचने की इन स्टिक्स के थ्रू, एक के बाद एक से, कि कभी छोटी से कभी बड़ी से, लेकिन वो इसमें फेल हो गया, वो बनाना तक नहीं पहुंच पाया स्टिक्स की मदद से भी। सडनली द एनिमल हैड ए ब्राइट आइडिया एंड ज्वाइंड द 2 स्टिक्स टुगेदर टू रीच द बनाना। अचानक से उस चिंपैंजी के मन में, उस सुल्तान के मन में एक आइडिया आया और उसने इन स्टिक्स को, दोनों स्टिक्स को आपस में जोड़ दिया बनाना तक पहुंचने के लिए। मतलब अपनी इंसाइटफुल से ही उसको में ये सूझबूझ ये सब उत्पन्न हुई कि दोनों स्टिक्स को जोड़कर उसने उस बनाना को ले लिया, उस तक वो पहुंच गया। These experiments demonstrated the role of intelligence and cognitive abilities in higher learning such as problem solving. तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट्स साबित करते हैं इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के रोल को लर्निंग में। मतलब लर्निंग में किस तरह से हम अपनी सूझबूझ का प्रयोग करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। The apes, somewhat higher animal, did not resort to the blind trial and error mechanism adopted by Thorndike's cat or the simple habit formation as in the case of Pavlov's dog. जो कि एक थॉर्नडाइक का कैट पे किया हुआ एक्सपेरिमेंट था ट्रायल एंड एरर थ्योरी में, या फिर पेवलव का डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हुआ था हैबिट फॉर्मेशन का, जिसमें उन्होंने कंडीशनिंग के थ्रू हैबिट फॉर्मेशन करी। ऐसा कुछ भी यूज़ ना करते हुए ऐप ने, हालांकि वो इनसे ऊंची प्रजाति का एनिमल है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सूझबूझ का यूज़ करते हुए दिखाया कि किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दे रिएक्टेड इंटेलिजेंटली बाय, उसने अपने इंटेलिजेंस से
प्रॉब्लम को सॉल्व किया। किस तरह से? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले उसने प्रॉब्लम की पहचान करी। देन ऑर्गेनाइजिंग देयर परसेप्चुअल फील्ड, फिर उसकी फील्ड कहाँ है, क्या क्या प्रॉब्लम है, अपना प्रत्यक्षीकरण से उससे देखा उसने। एंड देन यूजिंग इनसाइट टू रीच द सॉल्यूशन, और फिर अपने इनसाइट का यूज किया, सूझबूझ का यूज किया सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। The Kohler seemed to see insight for learning in terms of a sudden aha or a bolt of lightning. It is found to depend upon factors such as, यहाँ पर कोहलर ने जो इंसाइट फॉर लर्निंग है, जो मतलब लर्निंग के लिए हमारी इंसाइट है, सीखना है, उसको सडन आ या बोल्ट ऑफ लाइटनिंग के टर्म में बताया है। सडन आ मीन्स जैसे एकदम से कुछ रियलाइज होना, अचानक से माइंड में कोई आइडिया आना, इंस्पिरेशन मिलना, इनसाइड रिकॉग्निशन होना किसी चीज़ की, जैसे एकदम से लाइटनिंग का, जैसे बिजली के करंट की तरह कहते हैं कि एकदम से हमारे माइंड में कोई आइडिया क्लिक किया। तो ये सब कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? उसमें सबसे पहले हमारा आता है एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस हेल्प इन इनसाइट फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ए चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स अनलेस ही इज वेल एक्वेंटेड विद इट्स सिंबॉलिक लैंग्वेज। सबसे पहला पॉइंट है एक्सपीरियंस, मतलब हमारे जो पहले एक्सपीरियंस अनुभव हुआ है, वो जो हमारा पहले का एक्सपीरियंस है वो हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में काफ़ी हेल्प करता है। उसकी वजह से भी हम प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें, बच्चा एकदम से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा जब तक उसको मैथमेटिक्स की सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं आती होगी, मतलब कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होगा, तभी बच्चा आगे कुछ कर पाएगा। Second one is intelligence. Insight for solution depends upon the basic intelligence of the learner. The more intelligent the individual, greater will be his insight. हमारी सूझबूझ ये भी बहुत डिपेंड करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जो एक इंसाइट डेवलप होना है, जो हमारी सूझबूझ है किसी सॉल्यूशन में हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो उस लर्नर की, सीखने वाले की जो बेसिक इंटेलिजेंस है उस पर डिपेंड करेगी। जितना इंडिविजुअल जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, उतनी जल्दी ज़्यादा उसकी इंसाइट जो है वो उसको हेल्प करेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। Third point is learning situation. How insightfully an individual will react depends upon the situation in which he has been placed. Some situations are more conducive to insightful solution than others. As a common observation, insight occurs when the learning situation is so arranged that all the necessary aspects are open to view. थर्ड पॉइंट जो है हमारा, वो लर्निंग सिचुएशन के बारे में बताता है। मतलब सिचुएशन कैसी है, किस में रखा गया है एक इंडिविजुअल को, वो भी काफ़ी डिपेंड करेगा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। कितनी इंसाइटफुली वो इंडिविजुअल रिएक्ट करेगा, ये उस सिचुएशन पे डिपेंड है जिसमें कि उसे रखा गया है। कुछ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इंसाइटफुली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एक अगर हम कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात करें, मेनली जो हम देखें, तो उसमें यह है कि अगर हर एक सिचुएशन इस तरह की होगी कि ऑलरेडी उस सिचुएशन से ही हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा होगा, सारे नेसेसरी अरेंजमेंट उसमें किए गए होंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाए उनकी मदद लेके, तो नेचुरली बात है कि प्रॉब्लम हमारी जल्दी से सॉल्व होगी। जैसे कि अब इस चिंपैंजी वाले केस में था, उसी बॉक्स के अंदर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ऑलरेडी वहां पे बॉक्स रखा गया ताकि उसी बॉक्स को वो देखता रहे और अल्टीमेटली उसके माइंड में ये आइडिया आया कि उस बॉक्स का यूज करके बनाना तक पहुंच सकता है। और ऐसे ही सेकंड एक्सपेरिमेंट में वो स्टिक्स ऑलरेडी उसके केज में थी। Now, fourth point is initial efforts. Insightful learning has to pass through the process of trial and error, but this stage does not last long. This simple trial and error mechanism opens the way of insightful learning.
नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि ये जो हमारी इंसाइटफुल लर्निंग है, इसे ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस में से थोड़ा सा गुजरना पड़ता है, लेकिन काफ़ी लंबी स्टेज वो नहीं रहती। मतलब थोड़े बहुत एफर्ट्स, प्राइमरी एफर्ट्स हमें करने पड़ते हैं, और ये जो सिंपल ट्रायल एंड एरर का मैकेनिज्म है, ये हमारा रास्ता खोल देता है इंसाइटफुल लर्निंग का। मतलब इसकी वजह से हम अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके सीख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। Last point is repetition and generalization. After obtaining an insightful solution of a particular type of a problem, the individual tries to implement it in other situation demanding a similar type of solution. The solution found in one situation help him to react insightfully in other identical situations. रेपिटेशन एंड जनरलाइजेशन का मतलब रिपीट करना, सामान्यकरण करना। जब अपनी सूझबूझ से किसी एक प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, जो सीखने वाला है, जो लर्नर है, उसने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो नेचुरली सी बात है कि वो इसी सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा अदर सिचुएशंस में भी, अगर वो कुछ मिलती जुलती सी प्रॉब्लम होंगी। जो सॉल्यूशन एक सिचुएशन में मिला, वही उसी सेम आइडेंटिकल सिचुएशंस अगर लर्नर के आगे और वो आएंगी, तो उसमें वो उसी सॉल्यूशन का यूज़ करते हुए इंसाइटफुली उसमें रिएक्ट करेगा, अपनी सूझबूझ से उसका रिएक्ट करेगा। Now, implications of the theory of insightful learning. The learner has to be motivated by arousing his interest and curiosity for the learning process, and he has to be well acquainted with the specific aims and the purpose of learning. इस थ्योरी की मेनली क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, कैसे हम इस थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं, किस काम आती है। तो देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, पहले हमें उसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी अराउज करनी पड़ेगी, उसे मोटिवेट करना पड़ेगा लर्निंग प्रोसेस के लिए, कुछ सीखने के लिए। और उसे भी पता होना चाहिए कि वो जो कुछ नया सीख रहा है, पर्टिकुलर उसका क्या एम है, क्या पर्पस है, किस वजह से वो ये सीख रहा है, ये काम कर रहा है। देखो, जब तक हमें अपने लक्ष्य का पता होगा, तभी हम मोटिवेट होंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने लक्ष्य को, एम को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए सीखने वाले को ये ज़रूर पता हो कि वो जो सीख रहा है वो क्यों सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट हु विशेज टू लर्न और मेमोराइज ए पोएम, इट शुड बी प्रेजेंटेड टू हिम एज ए होल, एंड आफ्टर बीइंग रेड एंड अंडरस्टूड एज ए होल, it may be broken into parts or stanzas for being effectively memorized. एक स्टूडेंट जैसे उसने एक पोएम लर्न करनी है, तो ये पोएम एज ए होल उसे दी जाए, पूरी उसे पहले बताई जाए, पूरा उसे पढ़े समझे, उसके बाद उसे पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, स्टेंजा में बताया जाए, ताकि वो इजीली उसे लर्न कर सके। पूरी पोएम बताने का मतलब पहले उस स्टूडेंट को ये बताया गया कि आपने ये पूरी पोएम लर्न करनी है, आपने क्या सीखना है, किस तरह से समझना है, पहले उसे ये क्लियर किया गया। और फिर उसके सामने पूरी पोएम प्रेजेंट की गई, उसके बाद उसको वो क्लियरली समझ आ जाए, इसीलिए उसको फिर पार्ट्स में बताया गया, ताकि बच्चा जो है उसको डिटेल में अच्छे से समझ पाए, कर पाए, उस पोएम में मेन बातें क्या बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इसमें बताया गया है, करा गया है। तो ये इस तरह से इस थ्योरी में बताया है कोहलर ने कि कैसे हम सूझबूझ का यूज़ करते हैं, कैसे एज ए होल चीज़ों को देखना है। तो इससे हमें यही सब पता लगा कि जो हमने स्टूडेंट्स के सामने सब्जेक्ट मैटर, लर्निंग मटेरियल प्रेजेंट करना है, वो हम गेस्टार्ट फॉर्म में करें। मतलब हम पहले एज ए होल बच्चों को बताएं, और फिर इनिशियल स्टार्ट करते हुए, स्टार्टिंग से हम उसे डिफरेंट पार्ट्स में बताएं। जो जैसे प्लांट है या फ्लावर है, एज ए होल उसके सामने, बच्चों के सामने पहले प्रेजेंट किया जाए, फिर उसके पार्ट्स हमें बताने चाहिए डिटेल में। कोई भी हम सिलेबस जैसे हम करवा
करवा रहे हैं या करिकुलम की हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें ये जो गेस्टार्ट्स के प्रिंसिपल्स हैं इसका हमें यूज़ करना है। मतलब मेन बात इसमें ये बताई गई है कि पहले एज ए होल हम चीज़ों को देखें, उसके बाद उसे पार्ट में डिवाइड करके समझ सकते हैं, ताकि उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, थिंकिंग प्रोसेस हमारा अच्छा हो, रीजनिंग हम कर पाएँ, हमारी मेंटल पावर्स की जो है क्रिएटिविटी पता लगे, लर्नर अपनी क्रिएटिविटी से सब कुछ सीख पाए, समझ पाए। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज की ये थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग आपको समझ में आई होगी। आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।